वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। तो सबसे पहले आता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 में जो है वर्क्स कमेटी की बात की गई थी। ठीक है, जॉइंट मैनेजमेंट कमेटीज़ जो हैं उनको 1950 में सेटअप किया गया था फॉर द लेबर पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट फॉर द इंक्रीज लेबर पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट। नेशनल और स्टेट लेवल पे कौन कौन सी कमेटीज़ होती हैं फॉर द प्रिवेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स और फॉर द वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट? तो वो हैं लेबर एडवाइजरी बोर्ड, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस एंड स्टैंडिंग लेबर कमेटी, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस एंड लेबर एडवाइजरी बोर्ड एट द इंडस्ट्री और अंडरटेकिंग लेवल। सबसे पहले आती है वर्क्स कमेटी। ठीक है, इंडस्ट्री लेवल पे या फिर किसी अंडरटेकिंग लेवल पे जो है वर्क्स कमेटी आती है। तो वर्क्स कमेटी को सेटअप किया गया अंडर सेक्शन 3 क्लॉज 1(2) ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। वर्क्स कमेटी को सेटअप किया गया अंडर द सेक्शन 3 क्लॉज 1(2) ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। वर्क्स कमेटी को सेटअप के लिए मिनिमम इंडस्ट्रियल जो इस्टेब्लिशमेंट है उसमें मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स कितने होने चाहिए? 100 या 100 से ज़्यादा वर्कर्स जब भी होंगे किसी भी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट या अंडरटेकिंग में, तो वर्क्स कमेटी को सेटअप किया जा सकता है। ये जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं इसमें वर्क्स कमेटी में, और इनका नंबर इक्वल होता है। ठीक है, एम्प्लॉय अगर 5 होंगे तो एम्प्लॉयज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो 5 होंगे। टोटल नंबर ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो 20 से कम होंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव्स 20 से कम होंगे। बोलने का मतलब ये है कि अगर 18 रिप्रेजेंटेटिव होंगे तो 9 जो एम्प्लॉयर के होंगे और 9 एम्प्लॉयर के होंगे। वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव, तो वर्कर के जो रिप्रेजेंटेटिव है, कामगार के जो रिप्रेजेंटेटिव है अमंग वर्कमैन इन इस्टेब्लिशमेंट इन कंसल्टेशन विद द ट्रेड यूनियन इफ़ एनी। अगर कोई ट्रेड यूनियन है तो उसके कंसल्टेशन में वर्कर जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो नॉमिनेट करेंगे उसके ट्रेड यूनियन से कंसल्ट करके, नहीं तो उन्हीं में से अपने में से नॉमिनेट करेंगे। वर्क्स कमेटी के जो टॉपिक्स क्या क्या होते हैं? वर्किंग कंडीशन, जैसे कि वेंटिलेशन हो गई, लाइटिंग कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, सैनिटेशन कैसा है। एमिनिटीज़ जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, कैंटीन, डाइनिंग रूम, क्रीच, रेस्ट रूम, मेडिकल फैसिलिटीज़। सेफ्टी एंड प्रिवेंशन भी हैंडल करती है वर्क्स कमेटी, जैसे एक्सीडेंटल, ऑक्यूपेशनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, हॉलीडे एडजस्टमेंट जैसे कि नेशनल फेस्टिवल, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेलफेयर एंड फाइन फंड्स। ठीक है, वर्क्स कमेटी जो है एडमिनिस्ट्रेशन करती है किसका? वेलफेयर फंड्स एंड फाइन फंड्स, वेलफेयर फंड एंड फाइन फंड। प्रमोशन ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग्स, वर्क्स कमेटी प्रमोट्स द थ्रिफ्ट एंड सेविंग्स। एजुकेशन एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, लाइब्रेरी, सिनेमा, स्पोर्ट्स। इम्प्लीमेंटेशन एंड रिव्यू ऑफ डिसीजंस ऑफ द वर्क्स कमेटी। ठीक है, तो ये खुद का ही जो है डिसीजंस को रिव्यू करती है और इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, वर्क्स कमेटी जो है। नेक्स्ट है जॉइंट मैनेजमेंट कमेटी, ये सेकंड है इन द लाइन ऑफ द जॉइंट कंसल्टेशन। ओरिजिन इसका इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 से हुआ था। इसमें इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ठीक है, जिन्हें नॉमिनेट किया जाता है वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स द्वारा। वर्कर्स जो वर्कर को नॉमिनेट करेंगे, एम्प्लॉयर के अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को नॉमिनेट करेंगे। इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहता है और मिनिमम 6 होती हैं। ठीक है, जॉइंट मैनेजमेंट कमेटी में 6 से लेकर के मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12। ठीक है, मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12, यानी कि अगर 3 है तो यानी कि अगर 6 हैं तो 6 में से 3 वर्कर के हुए और बाकी 3 एम्प्लॉयर के हुए, एम्प्लॉयर या फिर एम्प्लॉई। डिसीजन जो होता है वो अनोनिमस होगा। ठीक है, सभी की सर्वसम्मति से होगा। जॉइंट मैनेजमेंट कमेटी एंडेवर्स टू इम्प्रूवमेंट ऑफ द वर्किंग एंड लिविंग कंडीशंस। ठीक है, वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करना और लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव करना, ये जॉइंट मैनेजमेंट कमेटी का उद्देश्य होता है। प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना इसका उद्देश्य है। एंड इनकरेज सजेशंस। ठीक है, जॉइंट मैनेजमेंट कमेटी जो है वो सजेशंस इनकरेज करती है अमंग दी वर्कर्स एंड देयर ट्रेड यूनियंस। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉज एंड एग्रीमेंट। ठीक है, तो जो भी कोई भी लॉ या एग्रीमेंट है उसका एडमिनिस्ट्रेशन करती है जॉइंट मैनेजमेंट कमेटी। टू सर्व एम्प्लॉयज़ एज एन ऑथेंटिक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो ये जो है जॉइंट मैनेजमेंट कमेटी जो है वो एम्प्लॉयज़ को जो है एक ऑथेंटिक चैनल के रूप में जो है कम्युनिकेशन चैनल के बीच में यूज़ करती है बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉयज़। क्रिएट सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन अमंग एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो जॉइंट मैनेजमेंट कमेटी जो है वो सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन क्रिएट करती है अमंग द एम्प्लॉयज़।
नेक्स्ट आता है लाइन में जॉइंट काउंसिल्स। जॉइंट काउंसिल कौन सी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में सेटअप करते हैं जिसमें 500 से ज़्यादा 500 या 500 से ज़्यादा वर्कर्स होंगे। इन एवरी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट या इंडस्ट्री एम्प्लॉइंग मोर देन इक्वल टू 500 वर्कर्स, उसमें जॉइंट काउंसिल होती है। जॉइंट काउंसिल जो होती है वो सेटअप की जाती है फॉर द होल यूनिट। मेंबर्स कौन होते हैं? पर्सनस एंगेज्ड इन द यूनिट, जो उस यूनिट में काम कर रहे हैं, ठीक है, वो उसके मेंबर्स होते हैं जॉइंट काउंसिल के। मीटिंग, तो जॉइंट काउंसिल की मीटिंग जो होती है वो एटलीस्ट वंस इन द क्वार्टर, ठीक है, हर तिमाही में, हर क्वार्टर में जो है एक बार वो मिलेंगे। चेयरपर्सन जो होता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है यूनिट का, ठीक है। जो आपकी जॉइंट काउंसिल होती है उसका चेयरपर्सन कौन होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनिट। जो यूनिट का जो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा वो आपका चेयरपर्सन होगा। और वाइस चेयरपर्सन कौन होगा? वाइस चेयरपर्सन को नॉमिनेट किया जाएगा वर्कर मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, ठीक है। तो जो उस यूनिट या काउंसिल के जो वर्कर्स होंगे वो उसे नॉमिनेट करेंगे, किसको? वाइस चेयरपर्सन को। डिसीजन जो होगा वह बाय कंसेंसस होगा, सर्वसम्मति से होगा। फंक्शंस, तो जॉइंट काउंसिल का पहला फंक्शन होता है ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड क्वालिटी ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो जो रॉ मटेरियल्स और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं उनकी ऑप्टिमम यूज़ करना। आल्सो ऑप्टिमम प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड फंक्शन ऑफ प्रोडक्टिविटी नॉर्म्स ऑफ मैन एंड मशीन, ठीक है। तो मैन और मशीन का जो है प्रोडक्शन एफिशिएंसी और फंक्शंस, इनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना। शेड्यूल प्रिपरेशन करना, ठीक है। जॉइंट काउंसिल जो शेड्यूल भी प्रिपरेशन करती है। शेड्यूल कैसा? वर्किंग आवर्स कैसे होंगे, कितने होंगे, हॉलीडेज़ वगैरह एक्स्ट्रा। नेक्स्ट ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ के बारे में भी ये जो है प्रोवाइड करती है। रिवार्ड, जॉइंट काउंसिल जो रिवार्ड करती है टू वर्कर्स फॉर वैल्यूएबल एंड क्रिएटिव सजेशंस, ठीक है। तो जो सजेशन बॉक्स में सजेशंस देते हैं, वैल्यूएबल और क्रिएटिव सजेशन देते हैं, उनको जो रिवॉर्ड भी प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट आता है शॉप काउंसिल। शॉप काउंसिल जो 30 अक्टूबर 1975 को सेटअप किया गया था। अब इस साल जो है 30 अक्टूबर 2025 को इसके 50 साल होने वाले हैं, ठीक है। तो उस अगर टाइम लाइन की उससे देखें तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो शॉप काउंसिल को 30 अक्टूबर 1975 में सेटअप किया गया था फॉर वर्कर्स पार्टिसिपेशन। जो शॉप काउंसिल को किसके लिए? वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन दी मैनेजमेंट में वर्कर्स की पार्टिसिपेशन के लिए, ठीक है। इसमें भी जॉइंट काउंसिल की ही तरह, ठीक है, जैसे जॉइंट काउंसिल में मोर देन इक्वल टू 500 वर्कर्स थे जॉइंट काउंसिल में, ठीक है, वैसे इसमें भी 500 या 500 वर्कर्स ज़्यादा होंगे तो शॉप काउंसिल वहाँ पे सेटअप की जाती है। जिस भी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में 500 या 500 से ज़्यादा वर्कर्स होंगे उसमें जो शॉप काउंसिल और जो हम इससे पहले हमने पढ़ा जॉइंट काउंसिल, ठीक है, उनमें ये इस्टेब्लिश की जाती हैं। तो शॉप काउंसिल की रिप्रेजेंट्स ईच डिपार्टमेंट और शॉप इन द यूनिट, ठीक है। तो वो हर एक यूनिट के जो है उसमें या तो एक डिपार्टमेंट या फिर कोई शॉप जो है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। शॉप काउंसिल में रिप्रेजेंटेटिव्स क्या होंगे? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव होंगे। एम्प्लॉयर के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो कामगार होंगे, उनके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, जो मालिक हैं, जो एम्प्लॉयर हैं, जो रोज़गार प्रोवाइड करवा रहे हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं दे आर नॉमिनेटेड बाय द मैनेजमेंट, ठीक है। तो एम्प्लॉयर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको मैनेजमेंट नॉमिनेट करेगी। और जो पर्सनस मस्ट बी फ्रॉम विद इन द इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। तो मस्ट का शब्द किया गया यूज़, ठीक है। तो जो आपकी शॉप काउंसिल है उसमें जो एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव है दे आर नॉमिनेटेड बाय द मैनेजमेंट एंड पर्सनस मस्ट बी फ्रॉम विद इन द इस्टेब्लिशमेंट। वर्कर के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, कामगार के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अमंग दी वर्कर्स ऑफ द डिपार्टमेंट और शॉप काउंसिल, ठीक है। तो वो वर्कर ही अपॉइंट करते हैं अपनी तरफ से या इलेक्ट करते हैं ऑफ द डिपार्टमेंट या शॉप काउंसिल के, ठीक है। 500, और आपको पता है शॉप काउंसिल जो वो मोर देन इक्वल टू 500 वर्कर्स में इस्टेब्लिश की जाती है। जॉइंट काउंसिल का भी सेम ही रूल है और शॉप काउंसिल का भी सेम ही रूल है, ठीक है। वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो 12 से कम होने चाहिए, ठीक है, 12 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। किसमें? शॉप काउंसिल में। अब आती है ड्यूरेशन कितनी होती है शॉप काउंसिल की? 2 साल की होती है और मीटिंग एटलीस्ट वंस इन अ मंथ, ठीक है। तो जो शॉप काउंसिल जो है वो कम से कम जो महीने में एक बार मिलती है, जबकि जो जॉइंट काउंसिल है वो क्वार्टर में एक बार, वंस इन अ क्वार्टर, ठीक है। जॉइंट काउंसिल जो वंस इन अ क्वार्टर अभी पढ़ा हमने, और मीटिंग जो इसकी शॉप काउंसिल की वो वंस इन अ मंथ है। फंक्शंस, अचीविंग मंथली प्रोडक्शन टारगेट्स, ठीक है। शॉप काउंसिल का क्या क्या फंक्शंस हैं? तो अचीविंग मंथली प्रोडक्शन टारगेट्स, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, ठीक है। अचीविंग मंथली प्रोडक्शन टारगेट्स, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। स्टडी एब्सेंटिज्म, ठीक है, एब्सेंट होने को स्टडी करना एंड रिकमेंड स्टेप्स टू रिड्यूस इट, एब्सेंटिज्म को रिड्यूस करना। सजेस्ट हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर मेजर्स टू बी अडॉप्टेड फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द स्टाफ, ठीक है। तो क्या शॉप काउंसिल क्या सजेस्ट करती है? हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर मेजर्स टू बी अडॉप्टेड फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द स्टाफ।
वर्किंग कंडीशन जैसे लाइटिंग, वेंटिलेशन, नॉइस, डस्ट, ये भी करती है। एंश्योर टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, ठीक है। तो शॉप काउंसिल जो है वो टू वे कम्युनिकेशन का काम करती है, किसके बीच में, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में। नेक्स्ट है लेबर वेलफेयर ऑफिसर। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंतर्गत जो है लेबर वेलफेयर ऑफिसर्स का जो है सेटअप किया गया है। अपॉइंटमेंट ऑफ लेबर वेलफेयर ऑफिसर विद मोर देन इक्वल टू 500 वर्कर्स, ठीक है। तो जिस भी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में जो है 500 या से ज़्यादा वर्कर्स होंगे तो वहाँ पे लेबर वेलफेयर ऑफिसर का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। किस एक्ट के अंतर्गत, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंदर। लेबर वेलफेयर ऑफिसर जो है वो हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर देखते वर्कर्स की जो है, और ये लाइसेंस का काम करते हैं बिटवीन दैम। लाइसेंस मतलब कि आपसी भाईचारा का मेंटेन करते हैं वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में। यूनिट काउंसिल जो है वो 5 जनवरी 1977 को जो है अनाउंस की गई थी। यूनिट काउंसिल सेटअप करने के लिए एटलीस्ट जो 100 पर्सन होने चाहिए। वर्कर्स की जो पार्टिसिपेशन होनी चाहिए इन द मैनेजमेंट, इन कमर्शियल एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इन द पब्लिक सेक्टर, ठीक है। तो वर्कर की जो है यूनिट काउंसिल जो वर्कर्स की पार्टिसिपेशन किसमें, मैनेजमेंट में, किसमें, कमर्शियल और सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस इन द पब्लिक सेक्टर। नेक्स्ट है प्लांट काउंसिल। प्लांट काउंसिल जो ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द सेकंड मीटिंग ऑफ द ग्रुप ऑन लेबर एट न्यू दिल्ली ऑन 3 सितंबर 1985, ठीक है। तो जो प्लांट काउंसिल है उसको जो है किसकी रिकमेंडेशन में सेट किया गया था, कब किया गया था सेटअप, 3 सितंबर 1985 को, 23 सितंबर 1985 ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द सेकंड मीटिंग ऑफ द ग्रुप, ठीक है, सेकंड मीटिंग ऑफ द ग्रुप ऑफ द लेबर एट न्यू दिल्ली, एप्लीकेबल टू ऑल सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एक्सेप्ट एग्जेम्प्टेड वंस, ठीक है। तो जिनको इंक्लूड नहीं किया गया है उनको छोड़ के बाकी सभी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो हैं उनके ऊपर प्लांट काउंसिल की जो रिकमेंडेशंस हैं वो लागू होती हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्शन कमेटी। प्रोडक्शन कमेटी जो वो बाईपार्टाइट है। बाईपार्टाइट का मतलब कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। इंडस्ट्रियल ट्रूस रेजोल्यूशन 1962 के अंतर्गत जो है प्रोडक्शन कमेटी को इस्टेब्लिश किया गया था। इंडस्ट्रियल ट्रूस रेजोल्यूशन 1962, ठीक है। बाईपार्टाइट कमेटी है और प्रोडक्शन कमेटी को इस्टेब्लिश किया गया था। प्रोडक्शन कमेटी क्या क्या सजेशंस देती है, फॉर बूस्टिंग प्रोडक्शन एंड फेयर वर्कलोड, ठीक है। तो प्रोडक्शन कमेटी है तो प्रोडक्शन को कैसे बूस्ट किया जाएगा उसका सजेशन देगी, और फेयर वर्कलोड, ठीक है, वर्कर के ऊपर क्या फेयर वर्कलोड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है सजेशंस कमेटी। सजेशन कमेटी में फिर से इक्वल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के। सजेशन बॉक्स इंस्टॉल किया जाता है जिससे वर्कर्स जो हैं वो उनको इन्वाइट किया जाता है और इंकरेज किया जाता है कि वो जो है अपने सजेशन बॉक्स में सजेशंस दें ताकि और अच्छी इम्प्रूवमेंट हो। नेक्स्ट है क्वालिटी काउंसिल सर्कल्स। जो क्वालिटी काउंसिल सर्कल है, क्वालिटी सर्कल्स है, उसका कंसेप्ट आया जापान से, ठीक है। 7 से 10 पीपल जो हैं वो यूनिट के जो है और द सेम वर्किंग एरिया या फिर यूनिट के मिल के जो है वो क्वालिटी काउंसिल बनाते हैं। इसकी जो मेंबरशिप होती है क्वालिटी काउंसिल की वो वॉलेंट्री होती है, ठीक है। मीटिंग्स जो होती है क्वालिटी काउंसिल की वंस इन अ वीक, हफ्ते में एक बार मिलते हैं 1 घंटे के लिए फॉर एन आवर, ठीक है। और इसके जो मेंबर्स हैं वो उनको ट्रेन किया जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ठीक है। तो क्वालिटी काउंसिल जो है वो क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए इसलिए जो है उनको मेंबर जो है उनको ट्रेन किया जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में। प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तभी तो फिर वो क्वालिटी इंप्रूव कर पाएंगे। इंडिया में जो क्वालिटी काउंसिल का जो मिक्स्ड एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो इसका डीप कमिटमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू क्वालिटी, ठीक है। तो टोटल क्वालिटी है तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का की तरफ जो है ये क्या शो करती है, ये शो करती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्वालिटी की तरफ जो डीप कमिटमेंट है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सर्विस इज़ दी सोल फोकस, ठीक है। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का सोल फोकस क्या है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस। वर्क डायरेक्टर्स, नेक्स्ट है वर्क डायरेक्टर्स। तो ARC ने रिकमेंड किया था PSUs के लिए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए जो वर्क डायरेक्टर्स जो है वो किसने रिकमेंड किया था, ARC ने फॉर दी PSU, ARC 1966, ठीक है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वर्कर्स, जो वर्कर्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स शुड बी टेकन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो जो वर्कर्स हैं या जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के एस्टेब्लिशमेंट्स के जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो है स्थान दिया जाए, ठीक है। 1 या 2 जो वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव हैं आर नॉमिनेटेड और इलेक्टेड, ठीक है, टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो वर्क डायरेक्टर में क्या बोल रहा है कि जो वर्कर के या तो रिप्रेजेंटेटिव जिनको या तो नॉमिनेट किया गया या फिर वर्कर जिनको इलेक्ट करेंगे उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नॉमिनेट किया जाएगा, स्थान दिया जाएगा। दिस इज़ द फुल फ्लैज्ड, ये जो फुल फ्लैज्ड और हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन है मैनेजमेंट में, ठीक है। वर्क डायरेक्टर जो है वो फुल फ्लैज्ड और हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्कर की पार्टिसिपेशन है मैनेजमेंट में, ठीक है। ये जो है स्कीम जो थी ARC की द्वारा रिकमेंड की गई, ठीक है। वर्क डायरेक्टर्स की जो ये फील हो गई और फिर इसको जो सब्सिक्वेंटली ड्रॉप कर दिया गया।
एग्जाम्पल है जैसे कि द नेशनलाइज बैंक मैनेजमेंट एंड मिसलेनियस स्कीम इन 1970, ठीक है। नेक्स्ट है जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी 1966। तो जो जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी है उसको 1966 में सेटअप किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन टू द सेकंड पे कमीशन ऑफ 1959। ऑब्जेक्टिव क्या था जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी का? टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड इट्स एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट और उसके एम्प्लॉयज़ है उसके बीच में जो है कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करना, बढ़ावा देना, ये जो जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी का काम था। फॉर इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर, ठीक है। तो जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी जो पब्लिक सेक्टर के लिए बेसिकली और गवर्नमेंट और उसके एम्प्लॉयज़ के बीच में जो है कम्युनिकेशन को इंक्रीज़ करना, ताकि जो है पब्लिक सेक्टर की जो एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो सके। इसे मॉडल किया गया था, मॉडल्ड ऑन दी विटली काउंसिल्स इन यूके, ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में जो है विटली काउंसिल्स थी, उनके आधार पर इसे जो है जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी को बनाया गया था। 3 टायर मशीनरी है जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, ऑफिस लेवल पे, डिपार्टमेंट लेवल पे और नेशनल लेवल पे, ठीक है। तो सबसे पहले आया नेशनल लेवल टॉप पे, उसके नीचे डिपार्टमेंट लेवल, फिर उसके नीचे ऑफिस लेवल। मीटिंग्स क्या होती है? हेल्ड एटलीस्ट वंस इन 4 मंथ्स, ठीक है। तो जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की जो मीटिंग्स है वो 4 महीने में कम से कम एक बार होनी चाहिए। आगे जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी जो है, ठीक है, कंपलसरी आर्बिट्रेशन ऑन सर्टेन मैटर्स, ठीक है, पे एंड अलाउंसेस, आवर्स ऑफ वर्क एंड लीव्स, ठीक है। तो कंपलसरी आर्बिट्रेशन बोलती है जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी जो है कौन कौन से मैटर्स में, जैसे कि पे और अलाउंसेस हो गए, आवर्स ऑफ वर्क एंड लीव्स हो गए, कितने घंटे काम और लीव्स होगी, छुट्टियाँ होगी। डिसएग्रीमेंट एट द नेशनल लेवल, ठीक है। तो जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी जो है वो नेशनल लेवल पे जो डिसएग्रीमेंट्स होती हैं उनको सेटल करने में हेल्पफुल है। नेक्स्ट है को पार्टनरशिप। तो को पार्टनरशिप में क्या होता है? एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेट इन शेयर कैपिटल, ठीक है। को पार्टनरशिप में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो किस में पार्टिसिपेट करते हैं? शेयर कैपिटल में पार्टिसिपेट करते हैं। शेयर कैपिटल में जब वो पार्टिसिपेट करेंगे तो वो शेयर होल्डर्स बन जाएंगे कंपनी के, और शेयर होल्डर्स जो हैं कैन पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, ठीक है। तो को पार्टनरशिप में जो एम्प्लॉई हैं, जो कामगार हैं, ठीक है, वो पार्टिसिपेट करेंगे शेयर कैपिटल में, कंपनी के शेयर्स लेंगे, ठीक है। जब कंपनी के शेयर्स लेंगे तो वो शेयर होल्डर बनेंगे, जब शेयर होल्डर बनेंगे तो फिर वो शेयर होल्डर बनने के बाद ऑटोमेटिकली वो जो मैनेजमेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर मतलब है कि आप एक प्रकार से कंपनी का कुछ हिस्सा खरीद रहे हो, ठीक है। तो शेयर कैपिटल जो है एक्वायर की जाती है बाय कैश पेमेंट या फिर स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ठीक है। तो कैश पेमेंट जैसे कि सीधा कैश दिया और पेमेंट जैसे मार्केट में लेते हैं हम, कैश दिया और शेयर ले लिए, ठीक है। स्टॉक ऑप्शन स्कीम में जैसे कि एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन प्लान ESOP, ठीक है। ESOP में क्या होता है कि रेट जो होता है, जो प्रिवेलिंग मार्केट से जो रेट होता है, जैसे मान लो 100 रुपये का शेयर है, ठीक है, तो कंपनी जो अपने एम्प्लॉयज़ को 90 रुपये पे दे देगी उस शेयर को जो है, तो रेट लेस देन दी प्रिवेलिंग मार्केट रेट, ठीक है। तो शेयर जो है वो कंपनी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के अंतर्गत जो है अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर जो है उस टाइम पे जो रेट चल रहा होगा शेयर का उससे लेस रेट पे दे देगी। इंडिया में जो है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान सबसे पहले जो है पायनियर्ड बाय इन्फोसिस, ठीक है। ओवरऑल जो इन्फोसिस ने किया था, प्राइवेट में भी इन्फोसिस ने किया था, लेकिन अगर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की बात आएगी तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान जो सबसे पहले नालको ने किया था, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ठीक है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ठीक है। नालको ने जो है सबसे पहले PSE पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में ESOP यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के अंतर्गत जो है शेयर्स प्रोवाइड किए थे। स्टेट लेवल पे जो है लेबर एडवाइजरी बोर्ड होता है, ट्राईपार्टाइट है, ठीक है। एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई और गवर्नमेंट, ट्राईपार्टाइट में जब भी आएगा तो उसमें हमेशा समझना एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई और गवर्नमेंट, ठीक है। तो स्टेट लेवल पे लेबर एडवाइजरी बोर्ड एडवाइज द स्टेट ऑन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द लेबर पर्टिकुलरली इन द फील्ड्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर वेलफेयर, ठीक है। तो जो लेबर एडवाइजरी बोर्ड है वो स्टेट को एडवाइस करता है इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द लेबर, ठीक है। लेबर एडवाइजरी बोर्ड जो है स्टेट को हर मैटर पे, लेबर के हर मैटर पे जो है एडवाइस करता है पर्टिकुलरली, लेकिन पर्टिकुलरली कौन कौन सी फील्ड्स पे करता है? इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर वेलफेयर पे। नेशनल लेवल पे जो है इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस एंड स्टैंडिंग लेबर कमेटी, नेशनल लेवल पे कौन कौन सी हैं? इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस एंड स्टैंडिंग लेबर कमेटी, ठीक है। ये कॉन्फ्रेंस है, इस सी में ये सी कॉन्फ्रेंस है और इस सी में ये कमेटी है, स्टैंडिंग लेबर कमेटी, और यहाँ पे इंडस्ट्रियल नहीं है, यहाँ पे इंडियन है, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस एंड स्टैंडिंग लेबर कमेटी। तो नेशनल लेवल पे 2 हैं, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस एंड स्टैंडिंग लेबर कमेटी। तो दीज आल्सो बिकम पार्ट ऑफ द स्टेट प्रिवेंटिंग मशीनरी, बोथ दोनों ट्राईपार्टाइट हैं, मतलब कि 3 पार्टियाँ हैं। 3 पार्टी कौन सी? एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई और सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। ILC क्या है? यानी कि इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस का ये एपेक्स लेवल जो है ट्राईपार्टाइट कंसल्टेटिव कमेटी है,
किसके अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो जो ILC है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट के अंदर आती है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। मेंबर्स जो होते हैं इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के, ठीक है। तो कौन कौन से मेंबर्स हैं इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के, ऑल 12 सेंट्रल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो जितनी भी 12 सेंट्रल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ILC के मेंबर्स हैं। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स, जो एम्प्लॉयर्स, ठीक है, जो रोज़गार पैदा करते हैं, उनकी जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है वो मेंबर ILC की। ऑल स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटीज़ एंड सेंट्रल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स कंसर्न विद एजेंडा आइटम्स, ठीक है। तो सारी की सारी जो उस एजेंडा आइटम से कंसर्न होंगी, चाहे स्टेट गवर्नमेंट होगी, चाहे यूटी होगी, चाहे सेंट्रल मिनिस्ट्रीज होंगी या डिपार्टमेंट होगा, वो उस एजेंडा आइटम से जो कंसर्न होंगी वो भी इसके मेंबर होंगे ILC के। एंड फर्स्ट मीटिंग जो है कब हुई थी ILC की, 1942 में, ठीक है। तो फर्स्ट मीटिंग ILC की 1942 में हुई थी और अभी तक जो है ILC के 47 सेशंस हो रखे हैं, ठीक है। और INC को जो है जब 1942 में फर्स्ट मीटिंग हुई तब क्या बोलते थे, ट्राईपार्टाइट नेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, ठीक है। अभी इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस है ना, उस टाइम बोलते थे ट्राईपार्टाइट नेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। लास्ट जो इसकी मीटिंग हुई थी वो 46 मीटिंग थी 2015 में, 47 सेशन 2018 में होना था जो कि कैंसिल कर दिया गया। फिर जो लेबर स्टैंडिंग कमेटी थी पार्लियामेंट की 2025 में, ठीक, अभी रिसेंटली 2025 में जो लेबर स्टैंडिंग कमेटी है पार्लियामेंट की, उसने जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट को जो है, ठीक है, खींचा है, कान खींचा है, जैसे ना बोलते हैं कान खींचा है, वैसे बोला है कि भाई आपने पिछले 10 साल से जो है ILC की कोई भी जो है मीटिंग जो कन्वीन नहीं कराई है, ठीक है। तो पिछले 10 सालों से कोई भी ILC की मीटिंग नहीं है 2015 के बाद से, इसलिए एक प्रकार से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ने जो है लेबर स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ने जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के जो कान खींचे हैं, ठीक है, खिंचाई करी है। SLC क्या होती है, स्टेट लेवल कमेटी, ये भी ट्राईपार्टाइट है, ठीक है, एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉय प्लस गवर्नमेंट में कोई भी हो सकती है, सेंट्रल या फिर स्टेट, ठीक है। ये जो प्रिकर्सर है टू ILC अर्लियर, ठीक है। इसको पहले SLC को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग लेबर एडवाइजरी कमेटी, SLC को हम पहले बोलते हैं स्टैंडिंग लेबर एडवाइजरी कमेटी। इसका 48th सेशन जो है वो 11 मई 2017 को हुआ दिल्ली में, ठीक है। SLC का 48वां सेशन 11 मई 2017 को हुआ न्यू दिल्ली में, और इसके जो है 4 एजेंडा आइटम्स थे, ठीक है। तो चार एजेंडा आइटम्स क्या थे SLC के 2017 में, सोशल सिक्योरिटी फॉर ऑल, सभी के लिए सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, लेबर लॉ अमेंडमेंट रिफॉर्म्स एंड कोडिफिकेशन, ठीक है। जो लेबर लॉज हैं उनकी अमेंडमेंट करना, उनके रिफॉर्म्स करना, उनमें कोडिफिकेशन लेके आना। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है, SLC का और क्या एजेंडा था, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विद स्पेशल फोकस ऑन वुमेन, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है लेकिन स्पेशल फोकस किस पे करना है, वुमेन पे। ट्रांजिशन टू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इनफॉर्मल से फॉर्मल लेके आना है, ट्रांजिशन करना है। ट्राईपार्टाइट डेलिब्रेशंस हेल्प्ड रीच्ड कंसेंसस रिगार्डिंग द मिनिमम वेज फिक्सेशन, ठीक है। तो जो ट्राईपार्टाइट डेलिब्रेशंस होती हैं, डेलिब्रेशंस आपको पता है डिस्कशंस वगैरह जो होती हैं, उन्होंने किसको हेल्प करा, कंसेंसस को रीच करने के लिए हेल्प करा, किसके, रिगार्डिंग मिनिमम वेजेस फिक्सेशन इन 1948, इंट्रोडक्शन टू हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम इन 1948 एंड PF प्रोविडेंट फंड स्कीम इन 1952। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है ILC और SLC के, प्रमोटिंग यूनिफॉर्मिटी इन लेबर लेजिस्लेशन, ठीक है। तो जो लेबर लेजिस्लेशन है उसमें यूनिफॉर्मिटी लेके आना। प्रोसीजर टू सेटल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सेटल करने का प्रोसीजर लेके आना। डिस्कसिंग ऑल मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एज बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में जितने भी मैटर्स हैं उनको डिस्कस करना जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं। द स्कोप ऑफ द डेलिब्रेशंस ऑफ बोथ द बॉडीज़ इज़ कन्फाइंड मेनली टू लेबर मैटर्स इन इंडिया, ठीक है। तो चाहे SLC है चाहे ILC है, ठीक है। तो इनके जो स्कोप है डेलिब्रेशंस का, डिस्कशंस का, ठीक है, वो कहाँ तक कन्फाइंड है, कहाँ तक सीमित है, मेनली टू द लेबर मैटर्स इन इंडिया, ठीक है। तो जो SLC और ILC के जो भी स्कोप है डिस्कशंस और डेलिब्रेशंस का, वो मेनली जो है लेबर मैटर्स तक ही कन्फाइंड है। नेक्स्ट है द प्रोसीजर ऑफ सेटिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ठीक है। द प्रोसीजर ऑफ सेटलिंग, ठीक है, सेटलिंग SETTLING, द प्रोसीजर ऑफ सेटलिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एज एनविसेज्ड इन द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 इज़ द डायरेक्ट आउटकम ऑफ द डेलिब्रेशंस ऑफ दिस बॉडीज़, ठीक है। जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के अंतर्गत जो प्रोसीजर सेट किया गया है किसको, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सेटल करने का, ठीक है, वो डायरेक्ट आउटकम है किसका, जो डेलिब्रेशंस हुई है किनकी, इन बॉडीज़ की। कौन सी बॉडी, ILC और SLC,
नेक्स्ट है मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स। सो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स डिफाइन एंड रेगुलेट टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, स्पेसिफाई द ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बोथ एम्प्लॉयड एंड एम्प्लॉयर। ठीक है, एम्प्लॉई और एम्प्लॉय की जो है ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ स्पेसिफाई करते हैं मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स, और ये क्या डिफाइन और रेगुलेट करते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946, ठीक है, किस पे लागू होता है, जहाँ पे 100 या 100 से ज़्यादा जिस इस्टेब्लिशमेंट 100 या 100 से ज़्यादा वर्कर्स हो, वहाँ पे इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 अप्लाई होता है। पर्पस क्या है इसका? इसका पर्पस है टू रेगुलेट द कंडीशंस ऑफ वर्क देयर बाय, ठीक है, तो इसका क्या करना, रेगुलेट करना कंडीशंस ऑफ वर्क देयर बाय मिनिमाइजिंग इन इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट्स एंड टू सिक्योर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रीवेंसेस। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है मिनिमाइज करना इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट्स को और सिक्योर करना सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रीवेंसेस, ठीक है, और एंड टू रेगुलेट द कंडीशंस ऑफ वर्क। ठीक है, किसके द्वारा? कंडीशंस ऑफ वर्क को सुधारने के द्वारा, रेगुलेट करने के द्वारा इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट्स और ग्रीवेंसेस को जो दूर करना। ये इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 का मेन पर्पस है, उद्देश्य है। सो रिक्वायर्स एवरी एम्प्लॉयर टू सबमिट ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कमैन, परमानेंट है कि टेम्परेरी है, अप्रेंटिस है, प्रोबेशनर है, कैजुअल है या बदली एक्सेट्रा। मैनर ऑफ इंटीमेटिंग टू वर्कमैन पीरियड एंड आवर्स ऑफ वर्क, हॉलीडे, पे डेज एंड वेज रेट्स। शिफ्ट वर्किंग क्या है उसकी, अटेंडेंस एंड लेट कमिंग, पेनल्टीज एंड मिसकंडक्ट, प्रोसीजर फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ बदलीज, डिडक्शंस फॉर डैमेजेस ड्यू टू लॉस ऑफ गुड्स, डिडक्शन ऑफ डैमेजेस ड्यू टू लॉस ऑफ गुड्स, कंडीशंस फॉर एबॉलिशन ऑफ पोस्ट या फिर कंडीशन फॉर प्रमोशन ऑफ वर्कमैन वेदर ऑन टेम्परेरी और परमानेंट बेसिस, कंडीशन फॉर प्रमोशन ऑफ द वर्कमैन वेदर ऑन टेम्परेरी और परमानेंट बेसिस। नेक्स्ट है कोड ऑन इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन। तो सेकंड 5 ईयर प्लान ने क्या बोला कि ऑब्जर्वेंस ऑफ द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन हैज़ टू बी अचीव्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स बाय इवॉल्विंग सूटेबल सैंक्शंस ऑन देयर ओन। ठीक है, तो सेकंड 5 ईयर प्लान क्या बोलता है कि जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जो वो एम्प्लॉयर्स के ऑर्गेनाइजेशन या फिर वर्कर्स जो हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन को खुद से ही इवॉल्व करना पड़ेगा, खुद से सैंक्शन लगाने पड़ेंगे, खुद से लिमिटेशंस लगानी पड़ेंगी। डिसिप्लिन इन इंडस्ट्री वाज अचीव्ड इन द 16th सेशन ऑफ द स्टैंडिंग लेबर कमेटी इन 1957। ठीक है, जो स्टैंडिंग लेबर कमेटी का SLC का जो हमने ऊपर पढ़ी, ठीक है, उसका जो 16th सेशन था 1957 में, ठीक है, वहाँ पे इंडस्ट्री के डिसिप्लिन के बारे में डिस्कस किया गया एट द इनिशिएटिव ऑफ द देन लेबर मिनिस्टर श्री गुलजार लाल नंदा। ठीक है, एंड द कोड ऑफ डिसिप्लिन, द कोड लेइंग डाउन द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑन ऑल द साइड्स subsequently ratified by the representative of employers and central trade union organizations at the 16th session of the ILC held in 1958 and came to be formally announced in June 1958। ठीक है, तो बोला भी जो 16th सेशन था SLC का, ठीक है, उसमें गुलजारी लाल नंदा जो थे तब के लेबर मिनिस्टर, उन्होंने जो है डिसिप्लिन इन इंडस्ट्री को जो डिस्कशन में लाया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि जो एम्प्लॉयर्स और स्टैंडर्ड ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्हें 16वें सेशन में किसके, ILC के, पहले SLC था, अब ILC के 16वें सेशन में जो है, ठीक है, जो कि 1958 में हुआ, वहाँ पे जो इसको फॉर्मली अनाउंस कर दिया गया इन जून 1958। द कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस अप्लाई टू बोथ द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस। मेन एलिमेंट्स क्या कोड के, टू यूटिलाइज द एग्जिस्टिंग मशीनरी फॉर डिस्प्यूट सेटलमेंट। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग मशीनरी है उसको डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए यूटिलाइज करना। नो स्ट्राइक और लॉकआउट विदाउट फर्स्ट एक्सप्लोरिंग और एवेन्यूज़ ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, तो पहले जो है सारी जो एवेन्यूज़ हैं सेटलमेंट के, ठीक है, मध्यस्थता के, उनको अचीव करने का टारगेट है। अगर वो नहीं होता उसके बाद तब तक हम जो है स्ट्राइक या लॉकआउट नहीं कर सकते। डिस्प्यूट नॉट सेटल्ड म्यूचुअली शैल बी रेफर टू दी वॉलंटरी आर्बिट्रेशन। ठीक है, जो डिस्प्यूट है अगर उसको म्यूचुअली सेटल नहीं किया गया है, ठीक है, तो उसको हम जो है वॉलंटरी आर्बिट्रेशन के लिए भी रेफर कर सकते हैं। द कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस स्पेसिफाइज द क्राइटेरिया फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ ए ट्रेड यूनियन। ठीक है, तो ये जो कोड है ये ट्रेड यूनियन की रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया भी स्पेसिफाई करता है। क्रिएट्स एन ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयर्स। ठीक है, एम्प्लॉयर्स की लिए ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है टू रिकॉग्नाइज द मेजॉरिटी यूनियन इन एन एस्टेब्लिशमेंट। द टू पार्टीज शैल नॉट रिजॉर्ट टू अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस डिटेल्ड आउट इन द कोड, जैसे कि गो स्लो टैक्टिक, कोर्जन, इंटिमिडेशन, इंस्टिगेशन, डेलिब्रेट डैमेज टू द प्लांट और प्रॉपर्टी एंड एक्ट्स ऑफ वायलेंस। द मैनेजमेंट एंड द यूनियन या फिर यूनियंस एग्री टू इस्टेब्लिश अ ग्रीवेंस प्रोसीजर ऑन द म्यूचुअल एग्रीड बेसिस। ठीक है, तो जो मैनेजमेंट है या फिर यूनियन है वो एग्री करती हैं फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ ग्रीवेंस प्रोसीजर ऑन ए म्यूचुअली एग्रीड बेसिस। अगर हम बात करें तो इन ब्रीफ में जो है कोड क्या बात करता है, कोड बात करता है कि जी हमने क्या प्रमोट करना, कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन, कंस्ट्रक्टिव
कोऑपरेशन किसके बीच में, मैनेजमेंट के बीच में और लेबर के बीच में, एट ऑल द लेवल्स। और हमने क्या अवॉइड करना है वर्क स्टॉपेज, ठीक है, अवॉइड करना है वर्क स्टॉपेज एंड लिटिगेशंस की भी अवॉइड करना है, और सिक्योर करना है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स एंड ग्रीवेंसेस थ्रू म्यूचुअल कंसल्टेशन, ठीक है। तो म्यूचुअल कंसल्टेशन के थ्रू जो है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स और ग्रीवेंसेस को जो हमने सेटल करना है। नेक्स्ट है कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव का मतलब क्या होता है कि सभी बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक्ट एज ए ग्रुप करते हैं रैदर दैन एज इंडिविजुअल्स, ठीक है। और बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है, प्रपोजल्स एंड काउंटर प्रपोजल्स, ठीक है। तो इसके फीचर्स क्या होते हैं कि ये कलेक्टिव प्रोसेस है, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के, ठीक है। कंटिन्यूस प्रोसेस है स्टेबल रिलेशंस के लिए, और इन्वॉल्व्स बार्गेनिंग एग्रीमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट्स। कलेक्टिव बार्गेनिंग इज़ टू अचीव डिसिप्लिन एंड फ्लेक्सिबल अप्रोच भी होती है कलेक्टिव बार्गेनिंग की। इसकी अप्रोच क्या होती है, इसकी अप्रोच होती है गिव एंड टेक, और इसकी अप्रोच होती है गिव एंड टेक, ना कि टेक और लीव, ठीक है। एक बार बाय पार्टाइट प्रोसेस है तो पता है हमें। अब है नेक्स्ट है कि फैक्टर्स फॉर फेलियर ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है। तो प्रिवेंटिव मेजर्स क्यों फेल होते हैं, ड्यू टू आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस रिगार्डिंग दी डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन, ठीक है। ओपिनियन जो है वो एम्प्लॉयर्स का, ठीक है। तो एम्प्लॉयर्स का ओपिनियन क्या होगा, जो वर्कर्स पार्टिसिपेशन है वो बोर्ड लेवल पे वो ग्रेजुअल होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ वर्कर्स या फिर एम्प्लॉयज़ इनटू द मैनेजमेंट, ठीक है। जबकि जो वर्कर्स होंगे वो क्या बोलेंगे कि साइमल्टेनियस होना चाहिए, साइमल्टेनियस, ठीक है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन दी मैनेजमेंट, ठीक है। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो गया। स्पिरिट ऑफ पार्टिसिपेशन, ठीक है, स्पिरिट ऑफ पार्टिसिपेशन में फेल होना दोनों पार्टीज़ का, ठीक है। मल्टीपल फॉर्म्स होना, इसके अलावा भी उसकी वजह से लैक ऑफ इंटरेस्ट होना, इंटर यूनियन राइवलरीज की वजह से क्या होना, अगर दो यूनियंस हैं ट्रेड यूनियंस, ठीक है, वर्कर्स की, तो उनके बीच में राइवलरी है, उसकी वजह से क्या होगा, ट्रेड यूनियन जो है वो वीक पड़ जाएगा, ठीक है। फिर इलिटरेसी होना वर्कर की, मैक्सिमम वर्कर्स की जो है अपने हकों के बारे में ज्ञान ना होना। फिर अनहैप्पी इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ठीक है। फिर नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड ऑफ बोथ द वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स। उसका डिलेज इन द इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, डिलेज इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन या फिर कोई पार्टिसिपेशन ऑफ द पार्टिसिपेटिव बॉडीज़, ठीक है। तो कोई डिसीजन है किसी पार्टिसिपेटिव बॉडी का, या कोई आपस में सहमति बनी है, या फिर कोई बार्गेनिंग है, कलेक्टिव बार्गेनिंग है, तो उसको डिले करना, ठीक है। ये भी जो है स्ट्राइफ, फैक्टर्स फॉर फेलियर ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स, इंडस्ट्रियल स्ट्राइफ क्रिएट करता है।